हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ मैंने आपको पुरानी बहुत सी वीडियोस में बताया था कि जैसे जैसे यूएस 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एंटी चाइना मूव्स बढ़ेंगे। ये काफ़ी स्टेप्स लेंगे जो चाइना के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाएंगे। इसमें से एक बहुत ही बड़ा स्टेप यूएस ने लिया है। यूएस ने क्लियर कर दी है एक मैसिव डील। ताइवान की जो एयरफोर्स है इसको यूएस प्रोवाइड करेगा अपग्रेडेड लेटेस्ट F-16 66 F-16 विमान। और ऑब्वियसली चाइना की तरफ से यहाँ पर बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म आया है इस मेजर डिफेंस डील का। पिछले आप अगर 28 साल में देखो तो यूएस ने इस लेवल की डिफेंस डील ताइवान के साथ नहीं करी थी। डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ जो ग्रेट गेम है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इसकी शुरुआत 1949 से ही हो गई थी जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ अंडर माओ जेडोंग। एक कम्युनिस्ट चाइना उभरा और जो बची हुई लीडरशिप थी ये भागकर ताइवान के टापू में चली गई। तब से लेकर अब तक यूएसए ने किसी ना किसी टाइप का रिलेशन मेंटेन किया है ताइवान के साथ। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि 1949 से लेकर 1979 तक यूएसए ताइवान को ऑफिशियली ताइवान बुलाता भी नहीं था, इसको ये कहते थे चाइना। बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ये चाइना कम्युनिस्ट चाइना, इनके कहने पर यूएसए ने चाइना वर्ड यूज़ करना बंद कर दिया फॉर ताइवान। ये जो साल है ना जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ 1979, ये एक हिस्टोरिक ईयर था फॉर बोथ यूएसए एंड चाइना। यूएसए को उस वक्त लीड कर रहे थे डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और चाइना के उस वक्त प्रेसिडेंट थे इनके आइकॉनिक लीडर डेंग जियाओपिंग। दोनों कंट्रीज़ ने बहुत से एग्रीमेंट साइन किए रिगार्डिंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्रीमेंट साइन किए। और इन एग्रीमेंट्स में मेन बात ये थी कि यूएस अब ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बुलाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था उस टाइम। जो बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर थे यूएस की कांग्रेस में, उन्होंने उस वक्त इसका विरोध भी किया था और ये कहा था कि इस पॉलिसी से यूएस एक तरीके से बैकस्टैप कर रहा है, धोखा दे रहा है ताइवान को। मगर अब फाइनली 2020 में यूएस 1979 की जो गलतियां थी इनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस एलेक्स एजार ये ताइवान गए थे ऑन एन ऑफिशियल विजिट। इनकी विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल थे जिन्होंने ताइवान को विजिट किया था सिंस 1979। जी हाँ, 1979 के बाद से यूएस ऑफिशियल्स, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने ताइवान को विजिट करना भी बंद कर दिया था। तो यूएस ने कई साल पुरानी जो अपनी पॉलिसी है 2020 में चेंज करी थी। नाउ ऑब्वियसली एलेक्स एजार की जो विजिट थी ये चाइना को एक्सेप्टेबल थी नहीं और चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज करी ताइवान के करीब और वार्निंग भी दी यूएस को कि आप अपने ऑफिशियल्स ताइवान पर मत भेजिए। ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक टापू है। अब उसके बाद ताइवान ने यह अनाउंस किया कि ये अपने डिफेंस बजट में 10% का इजाफा करेंगे और विद इन अ फ्यू डेज 15 अगस्त 2020 को यूएस और ताइवान ने अनाउंस किया कि यूएस प्रोवाइड करेगा 66 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट टू द ताइवानीज एयरफोर्स। लास्ट टाइम यूएसए ने इस मैग्नीट्यूड की डील करी थी 1992 में अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश। ये जो प्रेसिडेंट थे ये भी एक रिपब्लिकन थे। आप अगर हिस्ट्री में देखो तो ये एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट पावर में आते हैं तो उनका रुख बहुत सॉफ्ट होता है रिगार्डिंग चाइना। जब एक रिपब्लिकन पावर में आते हैं तो वो काफ़ी कड़े कदम उठाते हैं अगेंस्ट चाइना। नाउ यहाँ पे आप सोचेंगे कि ऑल राइट 66 F-16 इससे ताइवान की एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग होगी। वेल, कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान भी अपने आप में एक रीजनल लेवल पर एक साइजेबल मिलिट्री पावर है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है इनके पास टोटल 76 F-16 हैं। इसके कंपैरिजन में ताइवान के पास ऑलरेडी 115 F-16 थे। अब इसमें 66 और आ जाएंगे तो मतलब कि 180 से भी ज़्यादा F-16 ताइवान के पास हो जाएंगे। दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर देयर एयरफोर्स। नाउ ऑब्वियसली चाइना ने इस डील को लेकर बहुत ही अग्रेसिव स्टांस रखा है। चाइना का जो विदेश मंत्रालय है इन्होंने ये कहा है कि यूएस आर्म सेल्स टू ताइवान सीवियरली वायलेट द वन चाइना प्रिंसिपल। आगे ये कहते हैं कि यूएस को रिफ्रेन करना चाहिए
from selling fighter jets to Taiwan and stop arms sales to military contact with Taiwan. Otherwise, Chinese side will surely make strong reactions and the US will have to bear all consequences. तो now चाइना ने यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि हम इसका जवाब आपको देंगे। जिस तरीके से आप हमारे इंटरेस्ट हर्ट कर रहे हैं, हम भी आपके इंटरेस्ट हर्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि चाइना के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, चाइना के पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। एक ऑप्शन इनके पास ये है कि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री जिसके रिलेशंस यूएस के साथ काफ़ी ख़राब हैं, इनको डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली आप अगर देखो, पिछले 4 से लेकर 5 साल में चाइना ने बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट वेनेजुएला को बेचा भी है। इसमें एक बहुत ही इनकी फेमस डील थी ऑफ द JY-14 रेडार। रिसेंटली ये रेडार न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि न्यूज़ ये आई है कि यूएस का जो F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको डिटेक्ट कर लिया था इस रेडार ने। तो ये F-22 की जो एबिलिटी है उस पर काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। मगर यूएस ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये वेनेजुएला की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि यूएस अगर इतने बड़े स्टेप्स उठा रहा है तो इंडिया भी ताइवान को सपोर्ट क्यों नहीं करता। ताइवान आज के समय वीकेस्ट पॉइंट है चाइना की फॉरेन पॉलिसी का। मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंटली इंडिया ने कुछ अपग्रेडेशन करी है अपने फॉरेन मिशन में टू ताइवान। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे ये ताइपे टाइम्स का एक आर्टिकल है, इंडिया साइलेंटली अपग्रेड्स ताइवान टाइज। इंडिया का जो फॉरेन मिशन है टू ताइवान, इन्होंने इसका नाम चेंज करके रिसेंटली कर दिया इंडिया ताइपे एसोसिएशन, और एक नया ऑनवाई भी भेजा है टू ताइवान। ये जो डिप्लोमेट हैं ये काफ़ी सीजन्ड हैं। इससे पहले 2009 के आसपास ये चाइना में भी सर्व कर चुके हैं। इनका नाम है गौरंगलाल दास। यहाँ पे आप देख पाएंगे ही इज़ फ्रॉम आसाम। तो इंडिया बहुत ही धीरे धीरे कॉशियसली ताइवान के साथ रिलेशंस इंप्रूव तो कर रहा है। यहाँ पे डिप्लोमेट्स हम भेज रहे हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि इंडिया रेडिकली यहाँ पर कुछ बड़ा स्टेप ले ले, ताइवान को रिकॉग्नाइज कर ले, इसके लिए इंडिया वेट कर रहा है 2020 नवंबर का। एक बार यूएस में इलेक्शंस हो जाएं, वहाँ पर क्लियर हो जाए कि क्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएंगे डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो बाइडन। उसके बाद इंडिया अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जो बाइडन पावर में आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो काफ़ी फ्रेंडली होंगे टुवर्ड्स चाइना। अगर फ्रेंडली ना भी हो तो डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी कम अग्रेसिव होंगे, और जो भी ट्रंप ने यहाँ पे कदम उठाए हैं हो सकता है कि इनको इरेज भी कर दें। वेराज अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो चाइना पर जो प्रेशर है ये बना कर रखेंगे। तो उसके बाद 1 या 2 साल में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और यूएस दोनों ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लें और अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है यहाँ पर भी अपग्रेड कर लें। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।